हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। आज हम लोग सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बेसिक चर्चा। ये दोनों जो लॉज हैं ये इतने क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। ये आप याद कीजिए तो फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सेकेंड लॉ क्या बोला है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंट्रोपी डज नॉट डिक्रीज विद टाइम। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है सराउंडिंग के साथ, तो उसकी एंट्रोपी अगर सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट ही नहीं है तो उसका रैंडमनेस बढ़ेगा या घटेगा? नहीं घटेगा तो बिल्कुल नहीं, बढ़ सकता है। बढ़ कैसे सकता है? मान लीजिए कि जो वाइब्रेशन से अंदर चलते हैं तो वो क्या हो जाता है, विद टाइम बिंग वो बढ़ सकते हैं। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताते जाऊंगा, पर इतना कुछ हमारे लिए ये लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो एंट्रोपी कभी भी घटती नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। इट इज कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स लगभग इक्वल होते हैं, तो एंट्रोपी घटती नहीं है पर कांस्टेंट रहती है। पर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कन्वर्जन होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ती ही चले जाएगी, रैंडमनेस बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट से एज इट इज याद रखने हैं, थोड़ा सा आप समझ भी सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें ए टू बी क्या, जब भी कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होते समय क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को कन्वर्ट होते समय क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। मान लीजिए वाटर जो है लिक्विड से गैस में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर वेपर में वाटर जो है क्या हो जाएगा, वाटर की एंट्रोपी ज्यादा है कि वेपर की? डेफिनेटली वेपर क्या है, ज्यादा रैंडम होगा। गैसियस स्टेट में आपको पहले भी पता है, तो एंट्रोपी उसकी क्या होते जाएगी, वेपर की बढ़ते ही चले जाएगी। तो जब भी कन्वर्जन हो रहा है, ए टू बी स्टेट चेंज हो या सब्सटेंसेस चेंज हो, तो एंट्रोपी पहले बढ़ती ही है। तो ये सेकेंड लॉ उसके बारे में हमको बताता है कि एंट्रोपी कभी भी घटती नहीं है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ते ही जा रही है। और यूनिवर्स की भी एंट्रोपी बढ़ती ही है, रैंडमनेस बढ़ती ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम जाएंगे, टेक्स्ट बुक में भी दिए जाते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इस पर और चर्चा करनी चाहिए। ये एज इट इज जो स्टेटमेंट्स है आपको याद होनी चाहिए कि एंट्रोपी रेयरली घटती है, वो हमेशा हर एक सब्सटेंस, जैसे लिक्विड हमेशा क्या चाहेगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो, बराबर है, तो एंट्रोपी अपना बढ़ाना ही चाहता है कि वो गैसियस स्टेट में होके फ्री हो जाए, इजंट इट? रैंडमनेस उसका बढ़ते ही जाएगा। आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन, ये क्या है, 0 केल्विन है, एंट्रोपी 0। आपको पता होगा कि 0 केल्विन पे सभी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती हैं। 0 केल्विन पे ऑल मूवमेंट स्टॉप। 0 केल्विन की बात है, डिग्री सेल्सियस की नहीं। तो 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, सभी मूवमेंट्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर मूवमेंट बंद हो गई यानी रैंडमनेस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे मूव ही नहीं करेगा कोई सब्सटेंस, तो इसलिए क्या बोला है, अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है, 0। परफेक्टली क्रिस्टलाइन भी एकदम कॉम्प्लेक्स भी नहीं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी 0 है, मूवमेंट भी 0 है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0। इफ एंट्रोपी इज नॉट 0 एट 0 केल्विन देन सब्सटेंस इज नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन। यहां लिखना चाहिए परफेक्टली। अगर 0 केल्विन पे किसकी एंट्रोपी नहीं है, क्या है, 0, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है। जैसे CO, NO, HCl ये फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करते हैं मतलब क्या है सर, देखिए ये क्या बोलता है कि ये एक अजम्पशन है रेदर देन लॉ। ये अजम्पशन है कि 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, एंट्रोपी 0 होगा। आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख लें तो मैं इधर का एक्सप्लेन करता हूं लॉ, थर्ड लॉ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल सब्सटेंस है ए बी क्रिस्टल सब्सटेंस है, तो वो क्या होगा, ए बी। तो 0 केल्विन पे ए लॉ अगर ओबेड है तो क्या होगा, ए बी परफेक्ट होगा जैसा भी है, बराबर है। पर कई बार जैसे CO है, HCl है, मान लो CO ऐसा है, CO 0 केल्विन पे कहीं तो OC हो जाएगा,
यानी क्या होगा, यहां पर डिस्टर्ब्ड है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो एंट्रोपी जीरो नहीं होगा, एंट्रोपी अभी भी कुछ तो है। ये लॉ क्या बोलता है, 0 केल्विन पे एकदम परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए सब्सटेंस, पर अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है तो एंट्रोपी भी जीरो नहीं है। ये अजम्पशन है, ऐसे माना जाता है कि क्योंकि 0 केल्विन पे क्या हो जाता है, सभी क्रिस्टल्स यानी सभी मूवमेंट जो है बंद हो जाते हैं। आपको पता होगा मोशन, देखिए टेम्परेचर किसको डिनोट करता है, मैंने बार बार बोला है, वो काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, इजंट इट। इंटरनल एनर्जी लिखते हो आप लोग F/2 nR डेल्टा टी, इजंट इट। तो 0 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, सभी सब्सटेंसेस पॉज हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, मूवमेंट बंद हो गया, यानी क्या हो जाएगा, उनका एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, ऐसे माना जाता है। पर अगर एंट्रोपी जीरो नहीं है तो वो लॉ ओबे नहीं करते हैं, कुछ नाम है वो एज इट इज आपको याद रखने हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, अगर जीरो है एंट्रोपी तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, अगर एंट्रोपी जीरो नहीं है तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये लॉ क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए कि ये एज इट इज याद रखना है, ये क्यों यूज करते हैं कि अगर सपोज देखिए एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। मेरे को बोला गया कि आप एक बी गैस है या ए गैस है, आप उसका एंट्रोपी हमको मान लीजिए कि 373 केल्विन पे बताओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, 373 केल्विन पे बताना है, ओके ठीक है। 373 मान लीजिए डिग्री सेल्सियस पे मानता हूं, ठीक है। तो 373 प्लस जैसे मान लीजिए कि बोला जाए, मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेता हूं, वाटर एट 127 डिग्री सेल्सियस बोला है, वाटर एट 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मैंने बोला 127 डिग्री सेल्सियस पे 127 प्लस 273 यानी 300 केल्विन पे हमको वाटर बताना है, 300 केल्विन हो गया ना। तो मैंने बोला कि थर्ड लॉ बोलता है कि क्या हो जाएगा, अभी मुझे क्या है, मुझे ये पता है कि ये स्टेट फंक्शन है, हमको क्या करना है, वाटर को वहां तक लेके जाना है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पहले 373 पे तो नहीं पता कर सकते सीधा, पर मैं वाटर एट 0 केल्विन की बात चल रही है, हाँ 0 केल्विन पे वाटर क्या होगा, सॉलिड होगा, इजंट इट। तब क्या होगी, एंट्रोपी जीरो होगी। तो मैंने किया ठीक है, सॉलिड H2O से मैं क्या करता हूं, H2O 0 डिग्री सेल्सियस पे लाता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन तक इसको हीट किया। तो 273 क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर आपको पता है NCP डेल्टा टी अपॉन टी, ये इंटीग्रेशन एंट्रोपी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं। मुझे 300 केल्विन पे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि 0 पे तो 0 है, ये बोल रहा है ना 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है, और स्टेट फंक्शन होने से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 0 पे, इसका आंसर 0 है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, 0 केल्विन से 273 केल्विन तक हीट करने तक एंट्रोपी इतनी बढ़ेगी, बरोबर है, इतनी बढ़ी। फिर H2O किसमें था, सॉलिड में था, इधर अभी किसमें कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड के लिए फॉर्मूला कल मैंने ट्रांजिशन का बताया है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो बाद में देखेंगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आप निकाल सकते हो, ये लॉ का मतलब बता रहा हूं, ठीक है। 373 पे तो पता नहीं, पर 0 पे तो पता है ना, तो 0 से स्टार्ट करूंगा, पहले 0 से 273 पे आया, 273 पे सॉलिड क्या होगा, 0 डिग्री पे आइस होगी, आइस से लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में निकाल सकता हूं। अभी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के बाद मैं H2O लिक्विड से, H2O लिक्विड ये 273 पे ही था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था, 0 से मैं कहां तक जा सकता हूं, 373 केल्विन तक जा सकता हूं, बराबर है ना। ये 400 होगा, ये 400 इजंट इट। 273 से 373 तक हीट कर सकता हूं मैं, इजंट इट। ये यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ा तो यही फॉर्मूला लगेगा, NCP डेल्टा टी अपॉन टी, है कि नहीं है,
ये लगा, टेम्परेचर बढ़ने का एंट्रोपी निकाल सकता हूँ। हमने कल सब अलग अलग फॉर्मूलाज देखे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ने वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पर लिक्विड ये क्या आ गया 273 केल्विन टू 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस की बात चली है। फिर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, H2O गैस में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, isn't it? और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन वाला फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी हमने क्या किया, 400 पे निकालने के लिए सीधा 400 का नहीं निकाल सकते हैं, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जीरो से। फिर जीरो से टेम्परेचर बढ़ने का फॉर्मूला है, फेज चेंज करने का फॉर्मूला है, isn't it? तो इस लॉ का यूज यहां पर होता है कि जीरो पे हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं, 400 पर क्या है वैल्यू मुझे पता नहीं है, और एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं। एंट्रोपी किसी पे वैल्यू पे निकाल, यानी जो वैल्यू है वो निकाल नहीं सकते किसी भी स्टेट का, हम उसमें चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज फाइंड कर सकते हैं भाई, यहां से यहां तक जाने के लिए 100 लगेगा, पर यहां पर कितना है वो पता नहीं है ना, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एंट्रोपी 100 से चेंज हो रही है वो पता है मुझे, पर सॉलिड की कितनी है, लिक्विड की कितनी है, पता नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने पहले भी बोला है कि एंट्रोपी का सिर्फ चेंज फाइंड कर सकते हैं, बरोबर है ना। एंट्रोपी का क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज फाइंड कर सकते हैं। मैं पता कर सकता हूं कि सोलापुर जो है, सोलापुर से मुंबई तक जाने के लिए 400 किलोमीटर है, पर सोलापुर की क्या वैल्यू और मुंबई की क्या वैल्यू है वो पता नहीं है। कहीं तो ओरिजिन जीरो मानना पड़ेगा ना, आ रही बात समझ में। ओरिजिन जीरो कहां मानना है, तो ये थर्ड लॉ बताता है कि आप 0 केल्विन पे जीरो मान सकते हो। सोलापुर और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, बरोबर है ना। तो यानी अगर सोलापुर 1200 पे है तो मुंबई 1600 पे होगा, है कि नहीं। अगर सोलापुर 1000 पे है तो मुंबई 1400 पे होगा, पर सोलापुर की अलग वैल्यू नहीं पता है, मुंबई की अलग वैल्यू नहीं पता है, हमको तो सिर्फ डिफरेंस पता है। तो एंट्रोपी का भी सिर्फ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इतनी देर तक जो ये फॉर्मूला था मैं बार बार क्या यूज कर रहा था, डेल्टा एस यूज कर रहा था, isn't it? भाई अगर टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ा, टी फाइनल से टी इनिशियल से टी फाइनल बढ़ा, तो एंट्रोपी इतनी चेंज होगी। तो इस लॉ से हम एक स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि 0 केल्विन पे जीरो था, फिर मैं बोलूंगा इतना टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाया तो इतना चेंज हुआ, फिर यहां से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इतना चेंज हुआ, फिर लिक्विड से फिर से टेम्परेचर बढ़ा तो इतना चेंज हुआ, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो इतना चेंज हुआ, फिर गैस से फिर से टेम्परेचर बढ़ा तो इतना चेंज हुआ। तो इतनी देर तक हम एंट्रोपी फाइंड कर पा रहे थे, एंट्रोपी में चेंज फाइंड कर पा रहे थे, सॉरी। पर इस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि H2O का जो है स्टार्ट यानी 0 केल्विन पे जीरो है वैल्यू, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंट्रोपी का फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या है, 0 केल्विन पे जीरो है। तो कभी भी किसी भी चीज की एंट्रोपी फाइंड करनी होती है तो वी आर स्टार्टिंग विद जीरो, isn't it? जीरो से लेकर उस सब्सटेंस तक हमको जाना पड़ता है। समझ में आया? तो ये इसका क्या है, एक यूज है। अभी तक हम लोग एंट्रोपी का चेंज फाइंड कर पा रहे थे, बट बिकॉज विद दिस अजम्पशन वी कैन फाइंड आउट एंट्रोपी एट 400 केल्विन, उसकी वैल्यू क्या है, isn't it? अभी तक मैं सोलापुर और कोल्हापुर का डिफरेंस ही सोलापुर टू मुंबई का डिफरेंस ही देख रहा था, पर सोलापुर की वैल्यू क्या है, कोल्हापुर की यानी मुंबई की वैल्यू क्या है वो नहीं फाइंड कर पा रहा था, isn't it? तो अभी क्या हो गया, एक पॉइंट को जीरो मानने से, ओरिजिन मानने से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा इसका कोऑर्डिनेट ये है। समझ में आ रहा है? तो ये है इस लॉ का इंपॉर्टेंस। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। नहीं तो ये आप याद रखो कि 0 पे जीरो होता है, किसी भी अगर टेम्परेचर पे फाइंड करना होता है एंट्रोपी तो वी स्टार्ट विद जीरो। हमका इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्या होगा, एंट्रोपी का अगर आप देखोगे तो 0 पे तो जीरो होगा, फिर क्या होगा, 0 से 0 केल्विन की बात चालू है, फिर 0 से लेकर 273 तक एक कर्व आएगा, ये 273 केल्विन है। फिर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, ये एंट्रोपी कांस्टेंट ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी थोड़ी सी ऐसे बढ़ेगी, isn't it? 273 केल्विन पे ही ये एंट्रोपी, एक मिनट ग्राफ में क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़े में दिखाता हूँ, स्क्रीन पॉज करके आया हो, आपने ये स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं।
मान लीजिए ये एंट्रोपी था, ये टेम्परेचर था 0 पे, तो 0 होगा, फिर 0 से 273 केल्विन तक ये इतना आएगा, फिर क्या होगा, ये बढ़ा एंट्रोपी। अभी 273 से 273 एंट्रोपी तो बढ़ रहा है पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसा आता है, ऊपर एंट्रोपी बढ़ेगा। फिर क्या होगा, 273 से 373 टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है, फिर से ऐसा, फिर से क्या होगा, वेपराइजेशन पे ही ऐसा, फिर ऐसा जाता है ये ग्राफ। इसका शेप समवॉट ये आता है। ये पार्ट क्या डिनोट करता है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, बराबर है, और ये पार्ट क्या करता है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? तो ये ग्राफ्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर एंट्रोपी का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप थर्मोडायनामिक्स के बारे में आप पूरा देख रहे हैं। तो आज हम लोग लास्ट जो पॉइंट है थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री चालू होगा, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए गिब्स फ्री एनर्जी, एक तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और दूसरा ये स्टेट फंक्शन होता है। पर सर ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? देखिए गिब्स फ्री एनर्जी एक खुद में कंसेप्ट है जो बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस यानी खुद से हो सकती है कि नहीं। कुछ रिएक्शन होते हैं देखिए खुद से होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये खुद से होते हैं। आप आइस लाकर बाहर रखो, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इजंट इट? तो ये स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की बताती है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने एंथैल्पी के बारे में, मैंने आपको इतना ज्यादा नहीं बताया क्योंकि पूरा जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो एंथैल्पी के बारे में ही है। तो पहले के जमाने में ये गिब्स फ्री एनर्जी पे तो हम 2-3 मिनट में आएंगे। तो पहले के जमाने में क्या माना जाता था, एंथैल्पी को, किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को क्या इंपॉर्टेंस दिया जाता था, स्पॉन्टेनिटी में। बोला जाता था एंथैल्पी यानी डेल्टा एच। एंथैल्पी यानी क्या, डेल्टा एच। डेल्टा एच यानी क्या होता है, कभी भी जो भी कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो वो रिएक्शन सराउंडिंग के साथ क्या करता है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करता है। या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी अगर रिलीज करता है बाहर, मान लो A to B रिएक्शन हुआ और वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और पहले भी मैंने बताया है कि साइन कन्वेंशन, तो डेल्टा एच क्या हो जाता है ऐसे रिएक्शन का, नेगेटिव। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोला जाता है, एब्जॉर्ब तो मैंने लिखा है, उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक। तो उनका डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है। तो देखिए ऐसे माना जाता है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स किसके तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। मान लीजिए ये चौक है, इसकी यहां पर एनर्जी कितनी है, mgh, इजंट इट? तो इसको मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे आ जाएगा चौक, इजंट इट? तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो वो जितना नीचे लेवल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी एनर्जी, हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो वो लोअर लेवल पे मूव करना स्टार्ट करती है, इजंट इट? तो ऐसे माना जाता है कि एनर्जी, कोई भी पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो। तो इसी कंसेप्ट पे माना जाता था कि जो भी रिएक्शंस एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो, यानी मॉलिक्यूल्स A to B जा रहे हैं, यानी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन खुद से होंगे, वो स्पॉन्टेनियस होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे माना जाता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस बिकॉज दे रिलीज एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। दे रिलीज एनर्जी एंड बिकम स्टेबल, ऐसे माना जाता था।
पर ऐसे देखा गया कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस अभी अभी मैंने बताया, वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से, पर स्पॉन्टेनियस है, इजंट इट? एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है पर स्पॉन्टेनियस है, खुद से ही होता है, इजंट इट? मींस देयर वर सम रिएक्शंस व्हिच एब्जॉर्ब एनर्जी बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस। तो फिर सिर्फ एंथैल्पी को देखें तो वो नहीं चलेगा। एंथैल्पी वाज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द कंप्लीट सिनेरियो। वो एक इंपॉर्टेंट तरीका था देखने का, पर कुछ अभी भी मिसिंग था। फिर लोगों ने क्या किया, एंट्रोपी के बारे में सुना। एंट्रोपी इसके पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। मैंने बताया था आपको, अगर एस टोटल क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाता है, एस टोटल पॉजिटिव हो, तो एस टोटल पॉजिटिव हो तो ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, खुद से रिएक्शन होता है, खुद से रिएक्शन होता है। और एस टोटल में देखिए दो बातें होती हैं एस टोटल में, एक होता है एस ऑफ सिस्टम और एक होता है एस ऑफ सराउंडिंग। अच्छा देखिए, इसमें एस टोटल में सिस्टम का तो हम देख सकते हैं, सिस्टम तो मान लीजिए वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन कर रहे हैं, वो तो मैं वहां पर देख लूंगा, पर सराउंडिंग देखिए, सराउंडिंग तो पूरा यूनिवर्स है, इजंट इट? पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी कैसा है, एंट्रोपी यानी क्या, रैंडमनेस। जिसको पता नहीं है एंट्रोपी, आप पहले के लेक्चर्स तो देख लें तो आपको समझ में आएगा एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी जो है सराउंडिंग का देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है पूरे यूनिवर्स का। पर एक बात इसमें यह थी कि सिस्टम, पूरे सराउंडिंग की, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी मोर और लेस लगभग कांस्टेंट होगी, इजंट इट? पूरे सिस्टम में रैंडमनेस एक साथ बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, पर मोर और लेस एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो मेन इसमें क्या था, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इजंट इट? अगर ये पॉजिटिव है तो काफी हद तक काम बन जाता था। अभी एंट्रोपी, रैंडमनेस, देखिए कोई भी सब्सटेंस क्या होना चाहेगा, रैंडम होना चाहता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होंगे, तो रैंडमनेस जहां पर बढ़ता है सिस्टम वहां जाता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, इजंट इट? तो क्या होता है, अगेन एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगा, सिस्टम रैंडमनेस की तरफ जाएगा, तो एक एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इजंट इट? एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो मेरा काम बन रहा था। तो सेकेंड फैक्टर जो था स्पॉन्टेनिटी के लिए, वो क्या था, एंट्रोपी। पर अगेन कुछ एक्सेप्शंस थे कि कई बार ऐसे हो रहा था कि जहां पर एंट्रोपी घट रही थी, नेगेटिव हो रही थी, तो क्या हो रहा है, तो भी सिस्टम क्या थे, स्पॉन्टेनियस थे। जैसे क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होना यानी क्या, जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ यानी एंट्रोपी बढ़ी, तो ये तो स्पॉन्टेनियस थे। पर कुछ रिएक्शंस ऐसे भी थे जहां पर एंट्रोपी एक्चुअली घटी, सिस्टम और ऑर्डर में आ गया, अरेंज्ड हो गया, तो भी क्या हो रहा था, एंट्रोपी घट रही थी तो भी स्पॉन्टेनियस था। तो अगेन एंट्रोपी वाज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द कंप्लीट सिनेरियो। फिर तीसरी चीज आई टेम्परेचर। हमने कई बार देखा है कि कुछ रिएक्शंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं और दूसरे टेम्परेचर पे वो नहीं होते हैं, इजंट इट? तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि तीसरी चीज है कि जिसपे हम लोग टेम्परेचर, आपको पता है इट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इजंट इट? तो तीसरी चीज स्पॉन्टेनिटी के लिए है टेम्परेचर। तो फाइनली इन तीनों को रिलेट करते उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी बनाया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली H माइनस टी एस, H माइनस टी एस, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसमें भी हम लोग चेंज देख सकते हैं, तो डेल्टा जी लिखा जाता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। ये तो इसकी इक्वेशन हो गई, ये है एंट्रोपी। ये एक फाइनल कॉन्सेप्ट है और ये एक श्योरिटी देता है कि क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है।
अभी वो कैसे देगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए आप काम कब कर सकते हैं, आप काम कब कर सकते हैं, जब आपके अंदर एनर्जी बची हुई हो। अगर मैं आपको काम दूं, आप पूरा दिन आपको कॉलेज के सर ने भगाया है और मैं आपको शाम को काम दूं, तो आप क्या बोलोगे, सर अभी एनर्जी नहीं बची है मेरे पास, आप अभी मेरे को क्या करो, वो काम मत दो, इजंट इट। पर अगर आपके पास एनर्जी है, सुबह 7 बजे आप लेक्चर को आए हो और मैं आपको काम दूं, तो आपके अंदर एनर्जी बिल्ट इन है, एनर्जी यूज करने के लिए सुबह आपके मम्मी ने चाय नाश्ता अच्छा खिला के भेजा है, एनर्जी रिफिल करके भेजा है, चलो, तो आपके अंदर एनर्जी है और ये एनर्जी आप वर्क में यूज करोगे, इजंट इट। खुद ब खुद काम करते जाओगे, अच्छा सुबह सुबह आए, अच्छा ये लेक्चर कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट, तो आपके पास एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क, एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल, इसलिए उसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी है। सिंपल लॉजिकल है, यहाँ ऐसे डेफिनेशन कहीं कहाँ नहीं मिलेंगे आपको कि एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज अवेलेबल, एक्स्ट्रा एनर्जी, इजंट इट। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, ये चौक को ऊपर उठा लेता हूं, तो क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इजंट इट। सो व्हाट इज वर्क डन आपको पता होगा, व्हाट इज वर्क डन, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम इसके ऊपर कार्य करते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो भी इसके हम अंदर जो कार्य करते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है और यही एनर्जी बाद में वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, इजंट इट। वैसे ही जैसे मैकेनिक्स में क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी, इट इज डेल्टा जी और इज नथिंग बट नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों है अभी मैं बताऊंगा। इट इज नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। ये वह एनर्जी है जो रिएक्शन काम में ला सकती है। इट इज एनर्जी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द रिएक्शन टू डू सम वर्क। और अगर ये नेगेटिव एनर्जी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव क्यों बोला गया है मैं बताऊंगा। जैसे वर्क डन भी क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, इसलिए वैसे ही इसमें भी क्या है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क है। यानी जो भी यूजफुल वर्क होगा, रिएक्शन जो भी यूजफुल वर्क करेगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू free energy that is stored in the reaction, and that stored energy that can be used further is known as Gibbs free energy। समझ में आ रहा है। जैसे अगर ये ऊपर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, इसको छोड़ूंगा तो ये खुद से कार्य कर सकता है, isn't it? तो ये एनर्जी स्टोर्ड थी, जो भी कार्य मैंने किया वो इसके अंदर स्टोर्ड हो गया, और जैसे ही छोड़ा ये इसके अंदर एनर्जी बिल्टअप हो गई, जैसे ही छोड़ा वो एनर्जी क्या हो गई, यूटिलाइज होने लगी। तो ऐसे ही फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स में भी स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। भाई वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं कि रिलीज कर रहे हैं। उनका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हमने देखा है। एंट्रोपी में कुछ एनर्जी यूज होती है। तो इन सबका मिलावट करके अगर कुछ एनर्जी अभी भी इसके पास बची हुई है तो वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कंप्लीट करेगा, ए टू बी स्पॉन्टेनियसली कवर हो जाएगा, isn't it? पर अगर उसके बावजूद ये सबके पास एनर्जी उसके पास बची ही नहीं है तो वी हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा। आपने देखा होगा कुछ रिएक्टेंट्स खुद से नहीं होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, या तो हीट करना पड़ता है, या तो प्रेशर देना पड़ता है, या तो लाइट में रखना पड़ता है। तो दोज आर नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी क्या, एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, मिलाया, खुद से रिएक्शन हो गई, isn't it? तो अगर वो कब होगी, जब उसके अंदर कुछ माइनस फ्री एनर्जी अवेलेबल होगी, तो वो खुद से क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है। तो दैट इज व्हाट गिव्स फ्री एनर्जी इज। गिव्स फ्री एनर्जी इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द रिएक्टेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन में कंप्लीट होने के लिए बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, isn't it? बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। तो वो एनर्जी अगर अवेलेबल है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, ये गिब्स वो ये है वही एनर्जी है जो एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल होगी यानी वर्क के लिए। तो दैट इज व्हाट गिब्स एनर्जी
इज, आप स्क्रीन पॉज करके जो जो लिखना है लिख लीजिए। देखिए इसको नेगेटिव ही क्यों माना जाता है उसके बारे में बताता हूं। देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए मेजर फैक्टर डेल्टा एच है। डेल्टा एच कैसे होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, मेजॉरिटी केसेस में देखा गया। मेजॉरिटी केसेस में देखा गया कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होना चाहिए, एंट्रोपी, एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, पहले तो ये दोनों फैक्टर्स है, उसके बाद ये आया। तो डेल्टा जी देखिए, अभी डेल्टा एच नेगेटिव है, माइनस टी तो टेम्परेचर, ये तो केल्विन में होगा, पॉजिटिव ही होगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव माइनस नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी ओवरऑल नेगेटिव। यानी स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। इट इज सेम लाइक पोटेंशियल एनर्जी यार, पोटेंशियल एनर्जी जो भी हम, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जो कार्य स्टोर्ड है इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वे वैसा ही है, isn't it? कुछ फ्री एनर्जी इसमें बची होगी तो इट इज नेगेटिव एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एंड दैट एनर्जी कैन देन बी यूटिलाइज्ड इन दी वर्क। फिजिक्स में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन और वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, isn't it? हमने इसको ऊपर खींचा तो ये वर्क डन ऊपर किया तो एनर्जी स्टोर्ड होगी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बट जैसे रिलीज करेंगे नीचे जाएगा, तो इट इज सेम, isn't it? नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डेल्टा एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा जी देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव डेल्टा एच पहला, माइनस टी, डेल्टा एच क्या है, टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। तो ये देखिए ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव हो और ये क्या हो, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। या ये नेगेटिव हो और वो भी नेगेटिव हो, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। तो टेम्परेचर काम में आता है। समझ में आ रहा है। देखिए डेल्टा जी पॉजिटिव है तब मैंने बात की आपके साथ, डेल्टा जी नेगेटिव है तब मैंने आपके साथ बात की, पर अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 आया तब क्या सर, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में, बरोबर है ना। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, देखिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, बरोबर है ना। अभी वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो एकदम दिस इज द मोस्ट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, isn't it? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ ये नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फिर टेम्परेचर पे बाजी आके रुकती है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है। तो टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जो भी यहां पर मान लो 300 केल्विन मिला, तो 300 केल्विन से अगर आगे जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी। अभी क्या होगा, अभी यहां पर तो 0 है, यानी जितना डेल्टा एच था ये उतना ही था, पर यहां से ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इससे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, और इससे टेम्परेचर घटा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यहां पर क्या होती है, डेल्टा जी अगर 0 आया तो टेम्परेचर पे होता है। देन वी हैव टू सी कि कौन सा रिएक्शन, यानी कौन नेगेटिव ज्यादा है या कौन पॉजिटिव है, isn't it? That is इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, इस टेम्परेचर से आगे जाने के से स्पॉन्टेनिटी बढ़ता है, या कई बार इससे पीछे आने से भी स्पॉन्टेनिटी बढ़ता है। देन इट डिपेंड्स
all the permutation combination. This is the most favorable case for spontaneity. This is the minimum case of spontaneity. मीन्स नॉन स्पॉन्टेनिटी का ये फेवरेबल केस है, स्पॉन्टेनिटी का ये फेवरेबल केस है. समझ में आ रहा है? तो हम ओवरऑल इस पे देखेंगे. डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. और ये है पूरा कॉन्सेप्ट गिब्स फ्री एनर्जी का. धीरे धीरे हम और इसमें आगे बढ़ेंगे. तब तक आप स्क्रीन पॉज करके, और डेल्टा जी जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम आता है, इस पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलता है हमको. ठीक है, उसके बारे में और क्लियर आइडिया मैं दूंगा. पहले स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें. देखिए ये आपके सामने मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हैं. 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर. 1 2 3 4 मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं. 1 2 3 4 में क्या है? फर्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ है, इजंट इट? और इसमें हमको क्या करना है? रिएक्शंस के बारे में लिखना है. तो अभी देखिए ये ग्राफ किसमें? डेल्टा जी और टेम्परेचर में है. डेल्टा जी वाई एक्सिस पे है, तो मैं क्या करूंगा? इसको वाई मान लूंगा. और ये डेल्टा एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है, टी जो है एक्स एक्सिस पे है, यानी टी मेरा एक्स है, और एक्स के साथ जो भी होता है वो स्लोप हो जाता है, इजंट इट? और डेल्टा एच क्या है? ये सी है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो ये क्या होगा? माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वेशन आएगी. स्लोप के साथ क्या है? नेगेटिव साइन है. असलियत में ऐसे वाले जो रहते हैं उनका स्लोप क्या रहता है? पॉजिटिव. पर क्योंकि माइनस साइन है तो ये नेगेटिव होगा, इजंट इट? ऐसे वाले लाइंस का स्लोप एक्चुअली पॉजिटिव होता है, पर क्योंकि माइनस साइन है तो इनका स्लोप नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव ही पॉजिटिव हुआ होगा ना, इजंट इट? तो जो ग्राफ 1 है, जो ग्राफ 1 है, 1 ग्राफ में डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच तो सी है, वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट क्या है? इसमें पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के ऊपर है ना, सी यानी वाई इंटरसेप्ट. तो फर्स्ट ग्राफ का डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डेल्टा एस जो होगा, देखिए असलियत में इसका स्लोप पॉजिटिव है, पर माइनस साइन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी फर्स्ट ग्राफ का डेल्टा एस नेगेटिव है. तो यानी इसका एंट्रोपी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक. डेल्टा एच पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक, इजंट इट? जो सेकेंड ग्राफ है एंथैल्पी का, इजंट इट? एंथैल्पी इसमें क्या है? ये भी एक्चुअली ऐसा है, पर एंथैल्पी देखेंगे, एंथैल्पी यानी वाई इंटरसेप्ट, ये इसका वाई इंटरसेप्ट नीचे है, यानी ये क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई. और डेल्टा एस क्या है इसका? डेल्टा एस अभी भी लाइन ऐसी है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, पर माइनस साइन के साथ वजह से नेगेटिव हुआ होगा, तो एंट्रोपी अभी भी नेगेटिव है. अगर थर्ड ग्राफ देखेंगे आप, इस तरह से आपको एग्जाम में पहचानना होता है. थर्ड ग्राफ कैसा है? ऐसा है. तो असलियत में उसका वाई इंटरसेप्ट ऊपर है, लाइन क्या है? वाई इंटरसेप्ट के ऊपर है, यानी ये क्या होगा? पॉजिटिव है एंथैल्पी, यानी अभी भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पर स्लोप ऐसा है, यानी नेगेटिव. सॉरी, असलियत में स्लोप नेगेटिव है, पर माइनस साइन की वजह से स्लोप पॉजिटिव हुआ होगा. एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव. और फोर्थ है क्या है? लाइन ऐसी है, नीचे आई है ग्राफ, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा? अभी भी स्लोप असलियत में नेगेटिव है, पर माइनस साइन के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये एंथैल्पी और एंट्रोपी का ग्राफ है. तो आपको ग्राफ देकर कुछ भी पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कि एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो ऐसे ग्राफ आते हैं और आपको साइड में क्वेश्चन ABCD ऑप्शन दिए जाएंगे. तो सही ग्राफ के लिए सही चुनाव आपको करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो बहुत बच्चे एंट्रोपी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जिसका स्लोप पॉजिटिव, असलियत में उसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती है. तो ये आप दिमाग में डाल सकते हैं. और अगर हम दूसरी चीजों के बारे में देखें तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. देखिए क्या होता है कि रिएक्शंस जो हैं वो या तो एंडोथर्मिक होंगी या तो एक्सोथर्मिक होगी. तो मेजर जो केस है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक का होता है. जैसे मान लीजिए कि मैंने माना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मैंने माना रिएक्शन एंडोथर्मिक है. मैं क्या ऑल पॉसिबल केसेस बता रहा हूं.
मैंने माना रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सर ऐसे क्यों मान रहे हो 2 बार? बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं। एंडोथर्मिक, ठीक है, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक यानी नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक यानी नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव होगा, इजंट इट? और डेल्टा एस क्या हो सकता है? डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है एक्सोथर्मिक के लिए, या एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, या फिर एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव। यानी ये ऑल पॉसिबल केसेस कवर करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल पॉसिबल केसेस हैं यहां पर, ठीक है। अगर मैं कमेंट करना चाहूं डेल्टा जी पे और रिएक्शन पे, तो देखिए डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टाइप ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। देखिए यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है, माइनस टी ये क्या है? डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। अभी यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव बढ़ा हुआ तो ओवरऑल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव बढ़ा हुआ तो ओवरऑल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। दोनों है ना? तो मेरे को आप बताइए कि जी को नेगेटिव कब होगा? सोचिए जी नेगेटिव कब होगा। अभी यहां टेम्परेचर पे डिपेंड है बात। अगर टेम्परेचर छोटा हुआ तो इन माइनस माइनस प्लस वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कैसे डिसाइड करते हैं? ये पहला वैल्यू नेगेटिव है, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव है, पर दूसरा वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो अगर मुझे ओवरऑल जी नेगेटिव चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो टेम्परेचर छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी ये रिएक्शंस क्या होंगी? स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस होंगी ऐसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं और डेल्टा एस नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है? दिस इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ये उधर यानी आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए। मल्टीप्लाई टेम्परेचर के साथ ही तो होगा। तो ये माइनस माइनस ये क्वांटिटी कब कम आएगी? जब टेम्परेचर कम हो। दूसरा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी ये पॉजिटिव और ये माइनस टेम्परेचर, तो ऐसा ये डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। कुछ भी हो, ये केस आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। इनको रिएक्शन को करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लगेगा ही। फिर आते हैं एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है, माइनस टी, और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? माइनस ये माइनस हुआ और ये माइनस प्लस माइनस, यानी ओवरऑल माइनस, ये भी माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल माइनस ही है, कभी पॉजिटिव आने का चांस ही नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर कुछ भी हो, स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। थोड़ा दिमाग खोल के सुनो क्या बता रहा हूं। उसके बाद है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा? ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो ये प्लस है, माइनस टी ये प्लस है, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये प्लस माइनस एक नेगेटिव क्वांटिटी है, बरोबर है ना। तो मुझे ओवरऑल नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, यानी ये वाला बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला टर्म बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव वाला टर्म बड़ा कब होगा? यहां पर भी टेम्परेचर ड्रिवन है केस। टेम्परेचर क्या होगा?
अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी नेगेटिव है ना, सेकेंड क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेकेंड क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड क्वांटिटी बड़ी कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो है बातें आपको वहां पर एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लोअर टेम्परेचर है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लोअर टेम्परेचर है तो क्या होगा। तो आपको वहां पर सोच समझ के अलर्ट रख के दिमाग को कि कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पूछिए कि नॉन स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, यही सब नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इजंट इट। तो आपको दिमाग खोल के वहां पर आंसर देने होते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस के, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। टेम्परेचर ड्रिवन सेकेंड क्वांटिटी होती है, स्पॉन्टेनियस पूछा है यानी ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव चाहिए तो ये सेकेंड क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, यही नॉन स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर होगा। तो वो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग स्टेबल रख के आपको समझ आने चाहिए। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख सकते हैं। देखिए अभी अभी हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में देखा है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा, गिब्स फ्री एनर्जी मैं लिख लेता हूं, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सही है मेरे भाई? या ये सही है, ये एकदम सही है, इजंट इट। ये टेम्परेचर ड्रिवन है, बराबर है। मान लीजिए ये नेगेटिव, सर आप बोलोगे सर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, आपने बोला कभी स्पॉन्टेनियस है कभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो किसी भी गिवन रिएक्शन के बारे में वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे चेक करें? अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, या देयर विल बी डिफरेंस, इजंट इट। तो यहाँ मान लीजिए इंडिया में हमने चेक किया 25 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पॉन्टेनियस आया, अमेरिका में चेक किया 5 डिग्री सेल्सियस पे तो नॉन स्पॉन्टेनियस आया। तो किसी भी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ेगा जिसपे ये रिएक्शन होगी, जिसपे हम स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे। तो पूरे विश्व में अगर उसी टेम्परेचर पे और उसी प्रेशर पे चेक किया जाएगा तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि बिकॉज टेम्परेचर कैन वेरी, हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर एक कांस्टेंट मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी ये पैरामीटर्स पे देखा जाए, ये पैरामीटर्स पे देखी जाए तो उसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इस गिब्स फ्री एनर्जी हम निकालते हैं और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर लेंगे तो ये स्पॉन्टेनिटी कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी के लिए लोअर टेम्परेचर के लिए वो स्पॉन्टेनियस आएगा, दूसरों के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। तो क्या बोला गया कि लेट अस फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल द रिएक्शन एट वन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस हिसाब से ही हम रिजल्ट लिखेंगे। तो जब हम टेम्परेचर इतना लेते हैं और प्रेशर उतना लेते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये पूरा जो रोल है, अभी तो मैं सब आपको पैरामीटर समझा रहा हूं, आने वाले जो 2-3 लेक्चर होंगे थर्मोकेमिस्ट्री पे जब चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से, यानी सीरीज खत्म होते समय एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी सबका एकदम आपके सामने बड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट होते जाएंगे जैसे जैसे हम समझ करेंगे। दूसरा चीज जो चीज है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
यहाँ पर ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता होगा, कोई भी रिएक्शन x + 2y है गिव्स z + 2w। अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालते हैं, इजंट इट। अगर ये पता नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के भी वीडियोस जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से उधर लिखा जाता है, और यही अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और तब कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, ये कितना टर्म बना हुआ है, इजंट इट। तो कॉन्सेंट्रेशंस अगर इक्विलिब्रियम पे लिया जाए तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट। और आपको पता है कि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे कितना होता है, 0। डेल्टा जी क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, 0 होता है। अगर ये 0 आया तो ये उस साइड जाएगा, तो हमारा G0 क्या हो जाएगा, -RT log of K इक्विलिब्रियम, -RT log of K इक्विलिब्रियम, वेयर K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर फिलहाल के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला रट सकते हैं। तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूरा मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है कि किस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी को लिखते हैं, और इससे जो रिलेटेड होंगे अभी हमने क्या किया है, पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में जनरल चर्चा पूरी कर ली है। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी कैसे होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। आने वाले टाइम में अलग अलग प्रोसेसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री पे 2 या 3 लेक्चर्स में शूट करके अपलोड करूँगा। ये मेनली किसी भी रिएक्शन में हम लोग थर्मोडायनामिक्स का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए।